तो स्वागत है आज की इस गहन चर्चा में, जहां स्रोतों के एक विशाल ढेर को खंगाल कर हमने सबसे जरूरी जानकारियों का निचोड़ निकाला है। और आज के इस सब्र का मिशन एकदम स्पष्ट है। लक्ष्य है 2025-26 के करंट अफेयर्स को पूरी तरह से डिकोड करना। इसमें प्रमुख हस्तियों को दी गई श्रद्धांजलि, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, पद्म पुरस्कार और नोबेल पुरस्कारों के तथ्य शामिल हैं। सही कहा। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए समय से कीमती कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसलिए इस चर्चा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका हर एक मिनट हाई यील्ड साबित हो। केवल तथ्यों की सूची पढ़ने के बजाय हम उन कड़ियों को जोड़ेंगे जो सीधे परीक्षा के प्रश्न पत्रों का हिस्सा बनती हैं। ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब जानकारी का पहाड़ सामने होना तो उसे रटने से ज्यादा समझना काम आता है। एकदम सही। तो चलिए सीधे अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, श्रद्धांजलि। हाल ही में अलग अलग क्षेत्रों की कई ऐसी महान हस्तियों का निधन हुआ है जिन्होंने अपने काम से पूरी एक सदी को प्रभावित किया। इतने सारे नामों को याद रखना एक चुनौती है। इन्हें किस तरह से व्यवस्थित किया जाए ताकि ये दिमाग में छप जाएं? देखिए, चीजों को लंबे समय तक याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है उन्हें उनके काम के आधार पर बांट देना, एक मानसिक खाका तैयार करना। अच्छा। अगर साहित्य और कला से शुरुआत करें तो एक नाम जो सबसे ज्यादा भावुक करता है वो है विनोद कुमार शुक्ला जी का। हिंदी साहित्य के इस दिग्गज लेखक को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया था जी। लेकिन ये एक बड़ी त्रासदी रही कि ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उन्हें सौंपे जाने से पहले ही उनका निधन हो गया। ये एक ऐसा तथ्य है जो केवल परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य के इतिहास के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य से अगर मूर्तिकला की तरफ आए तो राम सुतार जी का नाम प्रमुख है। बिल्कुल। जब भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी दुनिया की सबसे ऊंची और विशाल मूर्ति की बात होगी, राम सुतार जी का नाम उसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। सही कहा। उनके साथ ही भारत की एक और अत्यंत प्रतिभाशाली मूर्तिकार लतिका कट, उनका भी निधन हुआ। और अगर क्षेत्रीय साहित्य की बात करें तो पद्म भूषण से सम्मानित ओडिया कवि रमाकांत रथ को भी श्रद्धांजलि दी गई। इन नामों को याद रखते समय उनके प्रमुख काम को दिमाग में रखना बहुत मददगार होता है। अब नृत्य की दुनिया पर नजर डालते हैं। हाँ, वहां तो सूची थोड़ी लंबी है, लेकिन हर माम अपने आप में एक संस्था है। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना कुमारी कमला और भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकार गुरु हरदा हॉफमैन को श्रद्धांजलि दी गई। मणिपुर की समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली और पद्मश्री से सम्मानित थियम सूर्यमुखी देवी का नाम भी इस सूची में है। नृत्य की इसी सूची में एक नाम ओडिसी नृत्य से भी जुड़ा है, मायाधर राउत। स्रोतों में इन्हें फादर ऑफ ओडिसी डांस कहा गया है। जी। किसी भी कला शैली का जनक कहलाना मतलब अपने आप में उनकी योगदान की गहराई को दर्शाता है। साथ ही कथक की दुनिया की दिग्गज कुमुदिनी लाख्या जी का भी निधन हुआ। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है। क्या? इन्हें 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ओह, तो ये एक डबल डेटा पॉइंट हो गया। एग्जैक्टली। इस तरह एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़ना ही असल तैयारी है। अब अगर हम सिनेमा और टेलीविजन की तरफ मुड़ें तो कई ऐसे चेहरे हैं जो दशकों तक मनोरंजन का हिस्सा रहे। बिल्कुल। साराभाई वर्सेस साराभाई सीरियल के उस बेजोड़ हास्य को याद करें तो सतीश शाह का नाम तुरंत सामने आता है। वहीं महाभारत में कर्ण की आइकॉनिक और प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले पंकज धीर, हाँ, और अपनी अनूठी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर गोवर्धन असरानी को भी श्रद्धांजलि दी गई। सिनेमा के दिग्गजों में पद्मश्री से सम्मानित मनोज कुमार का नाम भी शामिल है। और एक नाम जो शायद कई पीढ़ियों को भावुक कर दे वो है धर्मेंद्र जी का। ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा की उपाधि से पहचाने जाने वाले धर्मेंद्र, जिन्हें 2012 में पद्म विभूषण भी मिला था, अब हमारे बीच नहीं रहे। सिनेमा से संगीत की ओर बढ़ें तो असम के बेहद लोकप्रिय गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग का सिंगापुर में निधन एक बड़ी क्षति है। बहुत बड़ी। इसके अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक बड़े स्तंभ और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्रा को भी खो दिया गया। सांस्कृतिक दुनिया के इन दिग्गजों के साथ साथ कुछ अन्य विशिष्ट क्षेत्रों के नाम भी दर्ज करना जरूरी है, जैसे विज्ञापन की दुनिया में पीयूष पांडे, फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग। बिल्कुल। विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा नाम है जेम्स वॉटसन। ये वही वैज्ञानिक है जो डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना के सह खोजकर्ता थे और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और राजनीति की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और प्रमुख राजनेता शिबू सोरेन तथा नागालैंड के तत्कालीन गवर्नर ला गणेशन, जिनका पद पर रहते हुए ही निधन हुआ, इस सूची के महत्वपूर्ण नाम हैं। इतने सारे अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों का जाना
सच में एक युग के अंत जैसा है। लेकिन इसी बीच हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प भ्रम बनाम तथ्य या कहें तो मिथ वर्सेस फैक्ट का जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। अक्सर एक आम धारणा होती है कि वैज्ञानिक तो बस अपनी प्रयोगशालाओं में माइक्रोस्कोप के पीछे या रिसर्च पेपर लिखने में ही व्यस्त रहते हैं। हाँ, सार्वजनिक नीतियों या प्रशासन से उनका कोई खास लेना देना नहीं होता। ये धारणा पूरी तरह से एक भ्रम है और हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का जीवन इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ता है। कैसे? डॉक्टर कस्तूरीरंगन कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं थे। वो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP के मसौदा समिति की अध्यक्षता भी की थी। वाओ! एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद तैयार करना ये साबित करता है कि महान विचारक किसी एक क्षेत्र की सीमाओं में बंधकर नहीं रहते। पॉइंट है। ये तथ्य परीक्षा के लिए एक बेहतरीन प्रश्न बन सकता है कि नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट किस पूर्व इसरो चीफ ने तैयार किया था। बिल्कुल बन सकता है। चलिए अब इस विश्लेषण के दूसरे सबसे अहम हिस्से की ओर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और प्रमुख सम्मान। ये वो हिस्सा है जहां आंकड़ों का खेल सबसे ज्यादा होता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की दुनिया में कूटनीति और आंकड़ों का बहुत गहरा संबंध होता है। यहाँ हम इन तथ्यों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से देखेंगे। एक सबसे बड़ा डेटा पॉइंट जो उभर कर आता है वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या। स्रोतों के अनुसार ये संख्या अब बढ़कर 29 हो गई है। 29 देशों या संस्थाओं का सर्वोच्च सम्मान मिलना कूटनीतिक दृष्टि से काफी बड़ा आंकड़ा है। इसमें हाल ही में कौन से 2 नए नाम जुड़े हैं? इसमें 2 प्रमुख देशों के सम्मान शामिल हुए हैं। पहला है ओमान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास। ठीक है। और दूसरा है अफ्रीकी देश इथियोपिया का ग्रेट ऑनर निशान। ओके। इसी तरह की कूटनीतिक और वैश्विक मान्यता का एक और दिलचस्प पैटर्न अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के सम्मानों में भी देखने को मिलता है। हाँ, उन्हें मिले सम्मान काफी ध्यान खींचने वाले हैं। उन्हें दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा दिया गया है जिसे पढ़कर एक पल के लिए रुकना पड़ता है। बात हो रही है फीफा शांति पुरस्कार की। एग्जैक्टली। डोनाल्ड ट्रंप को 2026 का पहला फीफा शांति पुरस्कार मिला है। ये तथ्य इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहली बार दिया जा रहा है। एक वैश्विक खेल संस्था द्वारा शांति के लिए किसी राजनेता को पुरस्कार देना पारंपरिक परिपाटी से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। परीक्षा बनाने वालों की नजर हमेशा ऐसे ही पहले और अनोखे तथ्यों पर होती है। ये सच में एक ऐसा तथ्य है जो परीक्षा में कई लोगों को उलझा सकता है, क्योंकि लोग आमतौर पर फीफा का संबंध सिर्फ फुटबॉल से जोड़ते हैं। सही कहा। आगे बढ़ते हैं पर्यावरण और समाज सेवा से जुड़े सम्मानों की तरफ। 2025 के लिए पेटा इंडिया ने अभिनेत्री रवीना टंडन को सम्मानित किया है। जी। वहीं पर्यावरण के क्षेत्र का एक बहुत ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ये सम्मान तमिलनाडु की अधिकारी सुप्रिया साहू को दिया गया है। और साहित्य के क्षेत्र में होने वाले पुरस्कार अक्सर परीक्षा का एक अलग ही सेक्शन बनाते हैं। इन्हें आपस में मिलाना बहुत आसान है, इसलिए स्पष्टता जरूरी है। तो इसे कैसे याद रखें? देखिए, बुकर पुरस्कार 2025 डेविड ज़ाले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया है। ठीक है, डेविड ज़ाले फ्लैश। लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की हो तो ये भारतीय साहित्य के लिए गर्व का क्षण है। ये कन्नड़ लेखक भानु मुस्ताक ने जीता है। बहुत बढ़िया। और याद रहे, इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भाष्टी ने किया है। अनुवादक का नाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग अनुवादक का नाम भूल जाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा 34वां सरस्वती सम्मान साधु वशदास को उनकी संस्कृत पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए मिला है। साहित्य के अलावा शांति और समाज के लिए किए गए कार्यों को भी वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को दिया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देशपांडे ने जीता है। लेकिन इस श्रेणी में सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025। इसे अक्सर एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे की अहमियत सच में बहुत बड़ी है। इस बार ये पुरस्कार 3 अलग-अलग क्षेत्रों और देशों के विजेताओं को मिला है। भारत से किसे मिला है? भारत की तरफ से NGO एजुकेट गर्ल्स को ये सम्मान दिया गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। इसके अलावा मालदीव की शना अली और फिलीपींस के फ्लाविनो एंटोनियो को भी ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है।
इन वैश्विक सम्मानों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के कुछ विशिष्ट पुरस्कार भी हैं। जी। जैसे कला के क्षेत्र में लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 गायक सोनू निगम को मिला है। वहीं सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 मलयालम सिनेमा के दिग्गज मोहनलाल को दिया गया है। और आपदा प्रबंधन जैसा विषय आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। इसके लिए दिया जाने वाला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हैदराबाद के इनकोइस को मिला है, यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। कृषि के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 प्रोफेसर एडेनले को दिया गया है। विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 जयंत विष्णु नार्लेकर को मिला है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को प्रदान किया गया है। यहाँ 2 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का जिक्र करना जरूरी है जिन्हें अक्सर उनके क्षेत्रों का नोबल माना जाता है। वो कौन से हैं? गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान एबल पुरस्कार 2025 जापान के मसाकी काशिवारा ने जीता है, और वास्तुकला या आर्किटेक्चर का नोबल कहे जाने वाले प्रित्जकर पुरस्कार 2025 से चीन के लियू जियाकुन को सम्मानित किया गया है। ये दोनों ही नाम बहुत हाई यील्ड हैं। बिल्कुल। और इन सम्मानों को समझने के बाद अब हम इस चर्चा के सबसे भारी और महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, पद्म पुरस्कार सिनेमा और नोबल 2025। किसी भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में ये हिस्सा रीढ़ की हड्डी के समान होता है। एकदम। पद्म पुरस्कारों का 2025 का डेटा अगर देखें तो कुल 139 पुरस्कार बांटे गए हैं। 139 एक बड़ा आंकड़ा है। जाहिर है हर एक नाम रटना संभव नहीं है। इसे किस तरह से विभाजित किया गया है? इसे 3 श्रेणियों में रखा गया है। 113 पद्मश्री, 19 पद्म भूषण और सबसे ऊपर 7 पद्म विभूषण। ठीक है। परीक्षा के नजरिए से वे 113 नाम उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि ये 7 पद्म विभूषण विजेता। इन 7 नामों को उनके क्षेत्र के साथ याद रखना अनिवार्य है। तो आइए इन 7 नामों को डिकोड करते हैं ताकि दिमाग में एक मानसिक तस्वीर बन सके। इसे क्षेत्रों के हिसाब से देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नागेश्वर रेड्डी को यह सम्मान मिला है। सार्वजनिक मामलों या पब्लिक अफेयर्स में जगदीश सिंह खेहर को पद्म विभूषण दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में MT वासुदेवन नायर का नाम है। व्यापार और उद्योग में मरणोपरांत ओसामू सुजुकी को सम्मानित किया गया है। और कला के क्षेत्र से? कला के क्षेत्र से सबसे ज्यादा 3 नाम हैं। कुमुदिनी लाखिया, जिनकी चर्चा हमने श्रद्धांजलि खंड में भी की थी। हाँ। लक्ष्मी नारायण और मरणोपरांत शारदा सिन्हा। ये 7 नाम परीक्षा के लिहाज से सबसे अहम हैं। इन सभी तथ्यों और आंकड़ों को देखने के बाद एक सवाल उठता है। अगर एक परीक्षक के नजरिए से देखा जाए जो प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है, तो इन सारी जानकारियों में से सबसे संभावित प्रश्न या मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन क्या हो सकता है? एक परीक्षक हमेशा उन तथ्यों की तलाश में रहता है जिनमें कोई पहला या अनोखापन छुपा हो। इस नजरिए से 2 सवाल बहुत ही मजबूत दावेदार लगते हैं। बताइए। पहला सवाल पर्यावरण के क्षेत्र से है। रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? यहाँ रामसर का अर्थ आर्द्रभूमि या वेटलैंड के संरक्षण से है ना? जी हाँ। और वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में ये पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को मिला है। पहली भारतीय होने के कारण ये तथ्य स्वतः ही अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा सबसे संभावित प्रश्न? दूसरा संभावित प्रश्न वही है जिसने हमें पहले भी चौंकाया था। पहला फीफा शांति पुरस्कार 2026 किसे मिला? उत्तर है डोनाल्ड ट्रंप। एग्जैक्टली। एक खेल संस्था का ये पहला शांति पुरस्कार है, इसलिए इसका इतिहास में दर्ज होना और परीक्षा में आना बहुत स्वाभाविक लगता है। यह एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक विश्लेषण है। अब थोड़ा मनोरंजन और कला की ओर चलते हैं। सिनेमा और सौंदर्य प्रतियोगिताओं के तथ्य भी काफी अंक दिला सकते हैं। बिल्कुल। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी की बात करें तो सत्यजीत रे अवार्ड भारतीय सिनेमा के आइकॉन रजनीकांत जी को मिला है। और इसी महोत्सव का सबसे बड़ा पुरस्कार गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है। सिनेमा में जब राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात आती है तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का परिणाम काफी दिलचस्प रहा। कैसे? इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2 अलग-अलग तरह की फिल्मों के लिए साझा किया गया है। एक तरफ जवान के लिए शाहरुख खान है, तो दूसरी तरफ 12वीं फेल जैसी यथार्थवादी फिल्म के लिए विक्रांत मैसी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री? वो पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिला है। और वैश्विक स्तर पर सिनेमा का सबसे बड़ा मंच ऑस्कर 2025। इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अनोरा ने अपने नाम किया है। जी। इसी फिल्म के लिए सीन बेकर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और माइकी मैडिसन को
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर ब्रूटलिस्ट के लिए एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है। सिनेमा के साथ साथ सौंदर्य प्रतियोगिताओं के 2025 के विजेताओं के नाम भी स्पष्ट होने चाहिए। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मेक्सिको की फातिमा बुशरो ने जीता है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा बनी है। मिस वर्ल्ड 2025 उपुल सुजाता को चुना गया है और मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज श्री सिंह के नाम रहा है। अब हम दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सम्मानों पर आते हैं। नोबेल पुरस्कार 2025। नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम अक्सर काफी जटिल होते हैं। बहुत ज्यादा। विज्ञान की श्रेणियों को अगर एक साथ देखा जाए तो भौतिकी यानी फिजिक्स में 3 वैज्ञानिकों का समूह है, क्लार्क, डेवरेट और मार्टिनीज। ठीक है। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री में भी 3 नाम हैं, कितागावा, रॉबसन और यागी। चिकित्सा के क्षेत्र में ब्रुमकोव, रैम्सडेल और साकागुची को ये सम्मान मिला है। इन नामों की जटिलता को बार बार दोहराकर ही आसान बनाया जा सकता है। विज्ञान के बाद अन्य 3 श्रेणियों को देखें तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार लाज़लो क्रास्नाहोरकाई ने जीता है, शांति का नोबेल मारिया कोरिना माचाडो को मिला है और अर्थशास्त्र का नोबेल वो मोकीर, अघियन और होविट की तिकड़ी को दिया गया है। इन विस्तृत तथ्यों और सूचियों से गुजरने के बाद अब समय है चीजों को पक्का करने का। वादे के मुताबिक ये सिर्फ एक तरफा चर्चा नहीं है। अब शुरू होता है रैपिड रिवीजन समरी। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। ये एक बहुत ही तेज गति वाला खंड होगा जहां पूरे सत्र के सबसे हाई यील्ड तथ्यों को दिमाग में हमेशा के लिए सील किया जाएगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, ये सबसे कारगर तरीका है जानकारियों को दोहराने का। चलिए शुरू करते हैं। फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग पीयूष पांडे। 2025 में कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या 139 पुरस्कार। ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब। अनोरा। वास्तुकला का नोबेल यानी प्रित्जकर पुरस्कार 2025। लियू जियाकुन। एबल पुरस्कार जो गणित का सर्वोच्च सम्मान है। मसाकी काशीवारा। रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय। जयश्री वेंकटेशन। ये रैपिड फायर असल में पूरे सत्र का एक बेहतरीन निचोड़ था। बिल्कुल। अब जब ये गहन चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर है तो इन सभी अलग अलग स्रोतों, पुरस्कारों और क्षेत्रों को देखने के बाद क्या कोई ऐसा बड़ा विचार या पैटर्न है जो इन सब के पीछे छिपा है? अगर इस पूरे विश्लेषण को एक व्यापक और दार्शनिक नजरिए से देखा जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव नजर आता है जिस पर शायद आसानी से ध्यान नहीं जाता। वो बदलाव किस तरह का है? अगर गौर किया जाए तो एक तरफ राजनीतिक दुनिया की हस्तियों को फीफा शांति पुरस्कार मिल रहा है, जहां एक खेल संस्था कूटनीतिक शांति का मूल्यांकन कर रही है। पॉइंट है। और दूसरी तरफ भारत के किसी सुदूर इलाके में जमीनी स्तर पर काम कर रहे एक छोटे से एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे जैसा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है।